Take number 2. Take number 3. But still cannot do this. What should I do now? Let's just take help from a professional. Sir, may I come in? Yes, come. सर मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का, लेकिन वो आ ही नहीं पा रहा है। मतलब बार बार एड्रेस प्रूफिंग के लिए वो इतना कर रहा है कि मतलब वो आ ही नहीं रहा है कुछ भी करने के लिए। तो इसके लिए कोई एडवाइजरी हो या फिर कुछ आप एडवाइस कर सकते किसका कर रहे हैं? कौन से स्टेट से रिलेटेड है? उत्तराखंड से है। उनके एड्रेस में प्रॉब्लम आ रही है प्रोप्राइटर के, तो उसमें बोल रहा है कि बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए उसके लिए, तो उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप कुछ एडवाइस कर सकते हैं उसके लिए? ओके। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे जीएसटी की एडवाइजरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी एडवाइजरी आ गई हैं। जुलाई के महीने में हम लोग बिजी थे आईटीआर भरने में, आपको भी मालूम होगा, नॉन ऑडिटेड वाले। तो इस कारण से एडवाइजरी के बारे में आपको अपडेट नहीं कर पाए थे। अभी अगस्त में हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी एडवाइजरी हैं और रिटर्न से रिलेटेड जितनी भी एडवाइजरी हैं उसके बारे में आपको अपडेट करने के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन कौन सी एडवाइजरी आई हैं और रिटर्न से रिलेटेड कौन कौन सी एडवाइजरी आई हैं। कुछ खुश होने वाली चीज़ें हैं और कुछ दुखी होने वाली चीज़ें हैं। खुश होने वाली चीज़ें रिटर्न में मिलेगी आपको, जैसे कि हमको एक प्रॉब्लम हो जाती थी कि हमने कोई इनवॉइस गलत फाइल कर दिया तो हमको अगले महीने के GSTR1 के लिए वेट करना पड़ता था, लेकिन अब वो सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसको हम डिस्कस करेंगे रिटर्न से रिलेटेड एडवाइजरी में। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन में पहले हम जो एड्रेस प्रूफ और कुछ ना कुछ डालते थे उसमें बहुत कम स्पेस हमको प्रोवाइड किया जाता था, लाइक 100 KB। उसमें अब किसी का रेंट एग्रीमेंट अगर हमें अटैच करना है तो आता ही नहीं था, कंप्रेस कर करके परेशान हो जाते थे। तो ये खुशखबरी वाली बात है कि इन्होंने स्पेस बढ़ा दिया उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आप पूछोगे कि मैं कौन हूं? मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र का ओनर। मैंने ये अपना एम बनाया है कि मैं अपने क्लाइंट्स, अपने दोस्त और अपने स्टूडेंट्स को टैक्स अपडेट के बारे में अधिक से अधिक बता सकूं। और मेरी जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, इंडिया के सभी टैक्स पेयर्स और स्टूडेंट्स हैं जो जीएसटी से रिलेटेड काम करते हैं और जो स्टूडेंट हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। उन सबके भलाई के लिए मैं अपडेट लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूं एडवाइजरी विच इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये देखिए, ये एडवाइजरी जीएसटी डिपार्टमेंट ने जारी करी है 9 जुलाई को। इसमें इन्होंने बोला है, अटेंशन, इंक्रीज इन साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड इन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट। नया रजिस्ट्रेशन करते समय, जैसा कि अभी आपने क्वेरी सुनी जो कि राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र में हमारे इंटर्न्स में हैं, उन्होंने एक क्वेरी बताई, पूछी कि रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करने में 2-3 चीजों का अमेंडमेंट हुआ है, एडवाइजरी आई है, कैसे करना है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। इसको हम अपने इंटर्न्स और अपने स्टूडेंट्स और अपने वर्कर्स को भी शेयर करना चाहेंगे और उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे वो भी अपने दोस्तों में इसको खूब सारा शेयर करें और सबको बताएं क्या क्या चेंज आया, क्योंकि बहुत से लोग खुद ही रजिस्ट्रेशन करने में विश्वास रखते हैं तो उनको करें, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं या हमारा वीडियो देख करके उस एडवाइजरी के बारे में जान करके कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सब वीडियो बनाने में और सब डाटा जुटाने में काफी टाइम लगता है, तो हमें आपका प्यार चाहिए। प्यार के बदले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ वैल्यू मिले तो उसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस यही हमारा रेम्यूनरेशन होता है। हम पूरी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम पहले एडवाइजरी की बात कर रहे हैं जो कि इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट। तो जुलाई 9 को ये जारी हुआ है। टैक्स पेयर के बारे में ये बोलता है डिपार्टमेंट, क्या बोल रहा है? डियर टैक्स पेयर, GSTN is pleased to inform that changes have been made in size of document
upload in principal place of business and additional place of business for new registration and amendment catering to the grievance received in the matter from trade। बहुत सारे ट्रेडर थे, बहुत सारे व्यापारी थे जो अपना रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे जीएसटी में। बहुत सारे टैक्स पर्सनल्स थे भी, टैक्स प्रैक्टिशनर थे, कंसल्टेंट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एडवोकेट थे। सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हमें मान लीजिए किसी टेनेंट का रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना है, वहां पर वो बोलता है इट शुड नॉट बी मोर देन 1 MB, जबकि रेंट एग्रीमेंट में 5-6 पेज होते हैं। वहां पर प्रॉब्लम आती थी। कहीं पर हमें एड्रेस प्रूफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, कहीं पर कुल 100 के भी डिटेल होती थी उसमें। 100 के भी में कहाँ से आ जाएगा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ जो भी उसमें मांगा गया है। तो इन चीजों के लिए जैसे म्यूनिसिपल खाता कॉपी मांग रहे हैं, इन सब चीजों के लिए अभी उसमें स्पेस बढ़ा दिया गया। टैक्स पेयर कैन नाउ अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अप टू मैक्सिमम साइज ऑफ 500 KB इन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब एज मेंशन्ड बिलो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले यहाँ पर 100 KB का डॉक्यूमेंट ये अटैच करने के लिए बोलते थे, जिसमें प्रॉब्लम आती थी। इस वजह से इन्होंने इसको बढ़ाया है। तो ये आपके लिए एक हेडेक कम करने वाली एडवाइजरी है। इसके लिए खुश हो जाइए और हमारा थैंक यू बोलिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकें। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स में और सभी जगह दोस्तों में एडवाइजरी को भेजें इस वीडियो के माध्यम से। तो अब इसमें बोलते हैं प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या क्या मांगते हैं? म्यूनिसिपल खाता कॉपी मांगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगते हैं, कंसेंट लेटर मांगते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट मांगते हैं। तो अर्लियर इट वाज 100 KB, अब ये कर दिया गया 500 KB। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट या तो PDF होगा या JPEG में होगा। तो दोस्तों ये थी पहली एडवाइजरी विच इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। अब हम चलते हैं आपको दूसरी एडवाइजरी की तरफ। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट या एडवाइजरी आ चुका है। ये एडवाइजरी बोलती है एनहांस एंड टू एड्रेस रिलेटेड फील्ड्स इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटीज। तो क्या एनहांसमेंट किया है? ये एडवाइजरी आई है 4 जुलाई 2024 को ये एडवाइजरी आई है। तो क्या बोलती है ये एडवाइजरी? डियर टैक्स पेयर, द फॉलोइंग एनहांसमेंट हैव बीन मेड टू एड्रेस रिलेटेड फील्ड इन द रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटीज। न्यू रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एप्लीकेशन, कोर एंड नॉन कोर एंड geocoding business address. These enhancements are based on the analysis of tickets and huge feedback. The details as follow. Update in validation applicable while entering in the address in address related field. Address in India, अगर इंडिया में एड्रेस है तो क्या होगा? The field pin code, state, district and city, town, village are interlinked and must be selected from the auto suggestions. पहले आप लोग जो एड्रेस दिया जाता था, आप लोग क्या जो भी टैक्स कंसल्टेंट है इंक्लूडिंग मी, तो उसमें अपना एड्रेस डालते थे और जो मैप लगा हुआ उसमें बार बार उसको ढूंढते थे और बार बार उसमें प्रॉब्लम आती थी और उसके आगे बढ़ नहीं पाता था। तो अभी क्या किया है इन्होंने, जैसे ही आप वो एड्रेस डालोगे तो उससे रिलेटेड जो एड्रेस है वहां पर पॉपअप में आएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो एड्रेस की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरा, फॉर अदर फील्ड्स, तो पहली फील्ड हो गई आपकी पिन कोड। पिन कोड आपको कंपल्सरी डालना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी, टाउन, विलेज ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड होंगे और आपको सजेशन के आधार पर टिक कर देना है। फिर फॉर अदर फील्ड्स, टैक्स पेयर्स इन एडिशन टू अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज कैन ऐड लिमिटेड स्पेशल कैरेक्टर सच एज हाइफन, फॉरवर्ड स्लैश, ampersand and comma, apostrophes and hash and period, small brackets, inverted comma, कॉलन, सेमीकोलन, अंडरस्कोर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें यूज हो सकती हैं। एडिशनली स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड एट द बिगिनिंग ऑफ द एंट्री। जब हम एंट्री कर रहे हैं तो एडिशनल कोई भी कैरेक्टर अलाउ नहीं होगा। उसके बाद फिर एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है कि व्हेन एंटरिंग इन एड्रेस यू कैन इनपुट 1 2 3 मैन स्ट्रीट #4 अपार्टमेंट 5A बट नॉट #123 मैन स्ट्रीट एज स्पेशल कैरेक्टर। कहने का मतलब स्पेशल कैरेक्टर से शुरुआत नहीं होगी, डिजिट से या अल्फान्यूमेरिक वर्ड से शुरुआत होगी। अब ये तो हो गया इंडिया की बात। अगर इंडियन एड्रेस है तो इस तरीके से आप रजिस्टर करोगे। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इंडियन एड्रेस के मामले में स्टेट, पिन कोड, सिटी, टाउन, विलेज ये सब ऑटो पॉपुलेट होंगे और आपको इंटरलिंक्ड हैं। सजेशंस के आधार पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आप कुछ अल्फान्यूमेरिक के अलावा कुछ स्पेशल साइन यूज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली वो साइन इस्तेमाल नहीं होगा, बीच में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो जो साइन बताए हैं उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा साइन इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम चलते हैं आपको लेकर के एड्रेस इज आउटसाइड इंडिया। तो क्या होगा, जिप कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, taxpayers would be able to enter all value other than special character. That is number one. Number two, for other fields, जैसा कि ऊपर बताया गया था इंडिया के लिए ये करेक्टर अलाउड नहीं है। कौन कौन से? For other fields, taxpayer can enter alphanumeric value and limited special characters such as hyphen, forward slash or ampersand and comma or apostrophes and hash, period, small brackets, inverted comma, underscore. इनके अलावा अदर स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो जितने भी कैरेक्टर्स इसमें बताए गए हैं इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं आएगा। एडिशनली स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड एट द बिगिनिंग ऑफ द एंट्री फॉर फील्ड्स अदर देन जिप कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। सो कुछ भी स्पेशल नहीं है, जैसा इंडिया वाले एड्रेस में वैसा ही इसमें है। वहां पर अपने यहाँ पिन कोड बोलते हैं, बाहर जिप कोड बोलते हैं। स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, टैक्स पेयर, वो सब चीजें जो स्पेशल सजेशन के आधार पर ही उसमें भरेंगे। दूसरा पॉइंट जो है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैव बीन एडेड टू एड्रेस फील्ड रिगार्डिंग इनपुट वैल्यू दैट आर अलाउड और नॉट अलाउड फॉर द स्पेसिफिक फील्ड। व्हेन hovering over the icon, taxpayer would be able to view these instructions. इतनी सुविधा कर दी है अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि आप वहां पर क्लिक करोगे, ओवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप वहां पर गलत इंफॉर्मेशन लिखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा द अबव चेंजेस वुड नॉट इंपैक्ट डेटा ऑलरेडी सेव्ड इन द सिस्टम। अब पहले क्या होता था, जैसे लोकलिटी में आपने डाला, अधिकतर ऑप्शन आते रहते थे। जो कंसल्टेंट टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो जरूर इस चीज को जानते होंगे कि जब आप डेटा डालते थे उसमें एड्रेस में, हमेशा यही क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले, सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले या करने के बाद भी यही ऑप्शन देता था, लोकलिटी एंड पिन कोड इज नॉट मैचिंग। तो अब वो समस्या सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेट चेंजेस हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द टिकट्स रेज्ड। अब जब परेशान होगा कोई भी टैक्स कंसल्टेंट वो टिकट रेज करेगा या कोई भी व्यापारी होगा वो टिकट रेज करेगा, तो इन सब टिकट रेज के आधार पर ये सुविधाएं दी गई हैं और ड्रॉप डाउन की व्यवस्था की गई है। और मैं जो अभी बोल रहा था लोकलिटी वाला, मैंने एग्जाम्पल दिया, वो भी इसमें नीचे दिया हुआ है 6 पॉइंट पर। क्या है? इन एडिशन द फील्ड और लोकलिटी सब लोकलिटी इज नॉट मैंडेटरी। पहले लोकलिटी नहीं डालते थे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते थे, लोकलिटी डालते थे तो पिन कोड से मैच नहीं होती थी, सेव एंड कंटिन्यू होता नहीं था। तो बहुत सारे गुस्से में बस लोकलिटी पिन कुछ नहीं मिल रहा, जो उसने पकड़ लिया ऑटोमेटिक उसको देख करके आगे बढ़ जाते थे। तो अधिकतर लोकलिटी प्रॉब्लम होती थी। इस कारण से जीएसटी ने इस एडवाइजरी के थ्रू ये हमको बता दिया है कि लोकलिटी इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपकी मैच हो रही है लोकलिटी तो आप डालिए, नहीं मैच हो रही है तो उसको एम्प्टी छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये थी सेकंड नंबर की एडवाइजरी विच इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन आल्सो। जो अभी हमारे पास क्वेश्चन आया था कि रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का नया रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहला प्रॉब्लम कहाँ आई वो हमने बता दिया, एड्रेस रिलेटेड था वो भी। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आई, ये भी एड्रेस रिलेटेड है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की थी और इसमें भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एड्रेस रिलेटेड आपको क्या क्या भरना है और सजेशंस के आधार पर भरना है, कहां पर और कौन कौन से आपको अल्फान्यूमेरिक के अलावा स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना है, ये सब सेकंड एडवाइजरी में बता दिया गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, मैं आपको वचन देता हूं 24 आवर्स के अंदर उसको जरूर रेक्टिफाई करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं अब तीसरी एडवाइजरी की तरफ। तो दोस्तों तीसरी एडवाइजरी जो मेन एडवाइजरी है, जिसका क्वेश्चन इस वीडियो में शुरुआत में पूछा गया है, Flashback. बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए उसके लिए, तो वो आपके सामने आ गया। एडवाइजरी फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स ऑफ उत्तराखंड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उत्तराखंड में लागू हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो चुका है, वेस्ट बंगाल में लागू हो चुका है और अंडमान निकोबार, दमन दीव और लक्षद्वीप में भी लागू हो गया है। कहने का मतलब उत्तराखंड को छोड़ करके बाकी सभी यूनियन टेरिटरीज में भी इसको लागू कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल को छोड़ दें तो इसको अभी ट्रायल बेसिस पर जारी किया जा रहा है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन है वो बताया गया है कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर के ये ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा अगर आपने आधार में लिंक नहीं है। आधार में क्या क्या लिंक होना चाहिए, आपका पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। ये सब जो है लिंक नहीं है तो आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा।
और लिंक्ड है, उसके बावजूद भी आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन आपको करवाना ही पड़ेगा और उसके बाद तब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो इसमें एडवाइजरी में क्या बोला गया है, लेट मी टेल यू। पहले आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं, फिर मैं उसको आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। ये एडवाइजरी आई है 28 जुलाई 2024 में। तो अभी जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर मेरे को रजिस्ट्रेशन करने में वो बार बार बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है, तो ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें बैन लगा दिया गया है। जब तक ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता जीएसटी सुविधा केंद्र में जाकर के, तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा। तो वेरीफाई नहीं होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सो बहुत अच्छी ट्रिक निकाली है फेक रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने। सो इट्स द हेड्स ऑफ फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर व्यापारी के लिए भी जो परेशानी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यापारियों की सुविधा के लिए भी सही है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर होंगे और उनके जीएसटी का फायदा कोई दूसरा नहीं उठा पाएगा उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। तो इसमें क्या बोला गया दोस्तों, ये 28 जुलाई 2024 को ये आया था। इसमें बोला गया दिस इज टू इन्फॉर्म टैक्स पेयर अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट्स concerning the application process for GST registration. It is advised to keep the following key points in mind during the registration process. इस एडवाइजरी में यही बताया गया कि टैक्स पेयर की परेशानी को दूर करते हुए, उनकी कंसर्न्स को दूर करते हुए कुछ एडवाइजरी जारी की है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की। तो इसको क्या बताते हैं नीचे देखते हैं। पहला पॉइंट है रूल 8 ऑफ द CGST रूल 2017 has been amended to provide that an applicant can be identified on the common portal based on data analysis and risk parameter of biometric based Aadhaar authentication and taking a photograph of the applicant along with the verification of the original copy of the document upload with the application. बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है and it's a good or bad for the both aspects. सो हमें अब गुड और बैड का मतलब नहीं है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है उसका हमें पालन करना है, कंप्लायंस करना है, तो ये सब करना है। अब मैं आपको बताऊं, रूल 8 बोलता है CGST एक्ट का 2017 का, जिसमें ये अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट किस लिए किया गया कि एप्लीकेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके कॉमन पोर्टल पर कि सही एप्लीकेंट कॉमन पोर्टल पर है या फेक एप्लीकेंट है। पहली चीज, अब ये फेक एप्लीकेंट है या नॉर्मल एप्लीकेंट है, इसको जानने के लिए इन्होंने इस धारा में चेंज करते हुए डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के आधार पर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को वरीयता दी है। इसके अलावा उसी कैमरे से जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करेगा, उसी मशीन से एक फोटोग्राफ लिया जाएगा एप्लीकेंट का और उसके आधार पर वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा, मान लीजिए आपका आधार कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो वो फोटो आपके आधार कार्ड से मिलाई जाएगी। आपके हाथों के निशान जो बायोमेट्रिक कहलाते हैं, वो हाथों के निशान भी, फिंगरप्रिंट्स भी आपके मैच किए जाएंगे। उसके बाद ही ये प्रॉपर हो पाएगा कि फेक रजिस्ट्रेशन करता है या कोई ओरिजिनल व्यापारी है जो रजिस्टर करना चाह रहा है जीएसटी में। क्योंकि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत हो रहे थे, तो ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन चालू कर दिया गया है। आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, आपका एक फोटो लिया जाएगा, ऑथेंटिकेशन के बाद फिर ये वेरीफाई हो गया, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस फोटो से और ओरिजिनल कॉपी आपको वहां पर दिखानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट बोलता है द अबव स्टेट फंक्शनैलिटी हैज बीन डेवलप्ड बाय जीएसटीएन, इट हैज बीन रोल्ड आउट इन उत्तराखंड ऑन 28 जुलाई 2024। शुरुआत करी उत्तराखंड से 28 जुलाई को और ये फंक्शनैलिटी जीएसटीएन ने ऐड कर दी उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द सेड फंक्शनैलिटी आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 द एप्लीकेंट विल रिसीव आइदर ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स इन द ईमेल। तीसरा पॉइंट आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपकी भाषा में एक्सप्लेन करके बताता हूं। ये पॉइंट समझ लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बोला गया इस फंक्शनैलिटी में कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे उनका वेरिफिकेशन होने के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप उसको जब सबमिट कर दिए तो एप्लीकेंट विल रिसीव आइदर ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स इन द ईमेल। आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट कर दी, सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसमें 2 लिंक होंगे। पहले लिंक में ए लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन जो पहले नॉर्मली आता था, अभी लिंक के द्वारा नहीं, आपके मोबाइल पर और ईमेल पर सीधा ओटीपी आता था, वो ओटीपी हम डाल देते थे। अभी लिंक आएगा इस ओटीपी के लिए। दूसरा पॉइंट है ए लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट
with a message to visit a GST सुविधा केंद्र। दोस्तों, वी आर राज्य स्तर पर जीएसटी सुविधा केंद्र, इसलिए बोल रहा हूं, अब आप भूलना नहीं। और जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर शब्द में बोला कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र से अपॉइंटमेंट लेना होगा, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद अ मैसेज टू विजिट अ जीएसटी सुविधा केंद्र along with the details of the GSK and jurisdiction। अब कौन सा जीएसटी सुविधा केंद्र किस jurisdictions में आता है? मान लीजिए भिवाड़ी का जीएसटी सुविधा केंद्र, तो जाहिर सी बात है राज्य स्तर पर जीएसटी सुविधा केंद्र आएगा। किसी दूसरे jurisdiction का वहां पर जो जीएसटी सुविधा केंद्र होगा वो आएगा। तो जो भी जीएसटी सुविधा केंद्र है वहां पर जाकर के आपको अपॉइंटमेंट लेना है सबमिशन एप्लीकेशन के बाद, और उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपॉइंटमेंट लेना है, और वहां पर जुरिस्डिक्शन में जाकर के जो आपके जुरिस्डिक्शन का जीएसके है वहां पर जाकर के बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करवाना है। तो ये आपकी दो मेल आपके पास आए मेल पर, एक तो लिंक ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, और दूसरा लिंक आया बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद अ मैसेज टू विजिट अ जीएसटी सुविधा केंद्र along with the detail of the GSK and its jurisdiction for biometric based आधार ऑथेंटिकेशन। एक ओटीपी बेस्ड हो गया, दूसरा बायोमेट्रिक बेस्ड हो गया। तो अब कौन सा करवाना है? क्या दोनों कंपलसरी है, या ओटीपी बेस्ड हो गया तो काम कंप्लीट हो गया, या ओटीपी बेस्ड हमारे पास आया ही नहीं तो हमारे पास केवल लिंक आया तो हमें जीएसटी सुविधा केंद्र जाना ही जाना है? इन सब चीजों के लिए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोलता है, इफ द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक ऑफ फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एज मेंशन्ड इन पॉइंट 3A, he can proceed with the application as per the existing process। अगर ओटीपी का लिंक आ गया और ओटीपी आ गया, उनके पास आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, तो उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, एआरएन के लिए ऑफिसर्स के पास, जीएसटी ऑफिसर्स के पास पहुंच जाएगी एआरएन जनरेट होने के लिए। तो ये था चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट में क्या बताया गया है? पांचवें पॉइंट में बताया गया, हाउएवर इफ द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक एज मेंशन्ड इन द पॉइंट 3B, सी ही मतलब या तो वो या मतलब कोई लेडी या जेंट जो भी है वो जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो विल बी रिक्वायर्ड टू बुक द अपॉइंटमेंट टू विजिट द डेजिग्नेटेड जीएसके। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आया, ओटीपी का लिंक, तो आपके पास लिंक आएगा कि डेजिग्नेटेड जीएसके के पास आप जाओ। जीएसके का मतलब जीएसटी सुविधा केंद्र, और वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करो जो आपके जुरिस्डिक्शन में आता हो, using the link provided in the email। once the applicant gets the confirmation of appointment through email, जब आप मेल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, the appointment confirmation email, he will be able to visit the designated GSK as per the chosen schedule। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं बता दूं, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का ये ऐड करने का पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि बहुत सारे लोग ओटीपी आधार पर एक ही एड्रेस पर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, फेक एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, फेक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, फेक इनवॉइस बन रहे थे। इन सब चीजों के लिए जानने के लिए जीएसटी ने ये सुविधा बढ़ाई है, ये एडवाइजरी जारी करी है और ये अमेंडमेंट किया है जीएसटी ने जीएसटी पोर्टल में कि बगैर आधार ऑथेंटिकेशन के, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के उसका आइडेंटिफाई ना हो पाए। तो आपकी मेल पर जब आपने रिटर्न सबमिट किया, सॉरी रजिस्ट्रेशन सबमिट फॉर्म सबमिट किया REG 01, तो आपकी मेल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी का लिंक आएगा या जीएसके में अपॉइंटमेंट लेने का लिंक आएगा। ओटीपी वाला आया तो जैसे पहले प्रोसेस करते थे वैसे करके निकल जाएगी, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, पुरानी प्रोसेस थी। अगर ओटीपी वाला लिंक नहीं आया और जीएसके का लिंक आया, तो उस लिंक पर क्लिक करके मेल के द्वारा जीएसटी सुविधा केंद्र, जैसे हमारा राज्य स्तर पर जीएसटी सुविधा केंद्र है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करके आपको शेड्यूल के अनुसार वहां जा करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, जो कि डेजिग्नेटेड जीएसके ही करेगा। ईमेल के द्वारा आप अपॉइंटमेंट लेंगे और अपॉइंटमेंट लेने के बाद उस डेट में जा करके अपने डॉक्यूमेंट ले जाएंगे और वेरीफाई करवाएंगे। छठा पॉइंट बोलता है, एट द टाइम ऑफ द विजिट ऑफ जीएसके द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डिटेल्स। जब जीएसके से आपका अपॉइंटमेंट हो गया उस लिंक के थ्रू मेल पर, तो अपॉइंटमेंट की डेट पर और समय पर आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट रहेगा अ कॉपी हार्ड सॉफ्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल। जो जिस लिंक से आपने ईमेल जीएसके का लिया था, उस ईमेल पर आपने जो मेल डाला था और वहां से जीएसके का रिप्लाई आया था, वो कन्वर्सेशन का मेल आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल करके और सॉफ्ट कॉपी में ला सकते हैं। उसके बाद द डिटेल्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस एज मेंशन्ड इन द इंटीमेशन ईमेल,
जो आपकी मेल में जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है उस जुरिस्डिक्शन की डिटेल लानी होगी। तीसरा, आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल कॉपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाना पड़ेगा। चौथा है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट वेयर अपलोडेड विद द एप्लीकेशंस एज कम्युनिकेटेड बाय द इंटीमेशन ईमेल। जो भी डॉक्यूमेंट आपने इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा आपने जो अपलोड किया है, जैसे मान लीजिए आप ओनर है तो आपने रजिस्ट्री की कॉपी और इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी अपलोड करी, या आपने फोटो अपलोड करी, बैंक को रजिस्टर करने के लिए आपने मान लीजिए कैंसिल चेक अपलोड करी, ये सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट वेयर अपलोडेड विद द एप्लीकेशन एज कम्युनिकेटेड बाय द इंटीमेशन ईमेल आपको जीएस के ले जाने होंगे। 7 पॉइंट बोलता है द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट द जीएसके फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल्स एज पर द जीएसटी एप्लीकेशन फॉर REG 01। सो इट्स क्लियर, वेरी क्लियर मैसेज दोस्तों कि अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उतना आसान नहीं है। कोई भी उठा करके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर ले रहा था, और कोई भी अगर परेशानी में आता था तो सीधा किसी के भी कंसल्टेंट के पास चला गया, किसी के पास भी चला गया, सीए के पास चला गया, एडवोकेट के पास चला गया, टैक्स कंसल्टेंट के पास चला गया। नहीं, अब वहां जाने के बावजूद भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा जब आप जीएसटी सुविधा केंद्र में लिंक के आधार पर मेल से कनेक्ट होते हैं, उनको मेल करते हैं, वहां से उनके मेल के द्वारा जवाब आता है, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, उस अपॉइंटमेंट के बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ABCD जो अभी मैंने बताए वो ले जाएंगे और उनका वेरिफिकेशन करवाएंगे, और उसके बाद बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो पाएगी। 8वां पॉइंट बोलता है द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू चूज एन अपॉइंटमेंट फॉर द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड फॉर द एप्लीकेशन एज इंडिकेटेड इन द इंटीमेशन ईमेल। In such case, ARNs will be generated once the biometric based Aadhaar authentication process and document verification are completed। जैसे ही आप अभी जैसे मान लीजिए कि असेसिंग ऑफिसर को या जीएसटी अधिकारी को ये 15 दिन का टाइम दिया या 10 दिन का टाइम दिया, प्रेस्क्राइब टाइम दिया हुआ है कि आपको इतने दिन में ARN जनरेट कर देना है, लेकिन आप उतने दिन में आपने ARN तो क्या आपने अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन ही नहीं करवाया तो अधिकारी कहां से करेगा। इसलिए यहाँ पर टाइम लिमिट दी हुई है कि जीएसके में आप जो टाइम लिमिट दिया है, जिस टाइम पर उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दिया है, वहां पर जा करके अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वंस इट विल डन, जीएसटी अधिकारी आपका ARN जनरेट कर देंगे और अप्रूव कर देंगे, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 9th पॉइंट बोलता है द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट द जीएसके फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल्स एज पर द जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म REG 1। 10th पॉइंट बोलता है द ऑपरेशन डेज and hours of GSK will be as per the guidelines provided by the administration in your respective state। तो GSK को जीएसटी सुविधा केंद्र को जीएसटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी जारी करेगी जिसके आधार पर वो अपने कस्टमर को या एप्लीकेंट को अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे, और उस अपॉइंटमेंट के बाद उनका इंडिविजुअल का सभी डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करेंगे। सो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है जो उत्तराखंड में लागू हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में लागू हो चुकी है, और उसके बाद आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल में लागू हो चुकी है, और अंडमान निकोबार द्वीप में लागू हो चुकी है। सो अब ये हमारा एक कंपलसरी प्रोसेस हो गया है जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए कि जीएसटी सुविधा केंद्र में अपॉइंटमेंट लेकर के आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट एडवाइजरी की तरफ। तो दोस्तों, हमने अभी बात करी एडवाइजरी रिलेटेड टू जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन या अमेंडमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो रहे थे, वो हमने आपको डिटेल में चर्चा करा, और आपको जीएसटी सुविधा केंद्र का इंपॉर्टेंस भी बताया कि अब जीएसटी सुविधा केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, अब आप हल्के में उनको नहीं ले सकते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेना होगा और वहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। उसके बाद ही आपका ARN जनरेट होगा, जो प्रिस्क्राइब टाइम के आधार पर और प्रिस्क्राइब शेड्यूल के आधार पर प्रिस्क्राइब तरीके से रूल्स रेगुलेशन के तहत आपको वो करवाना होगा। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स रिलेटेड एडवाइजरी की। रिटर्न्स रिलेटेड एडवाइजरी भी बहुत सारी जारी की गई, बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो एडवाइजरी आई जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ये एडवाइजरी आई जुलाई 26, 2024 को, जो बोलती है फॉर्म GSTR 1A। दोस्तों, क्या अभी तक आपने GSTR 1A के बारे में सुना था? नहीं सुना था। अब GSTR 1A भी आप सुन लीजिए। अभी तक GSTR 1 होता था। तो दोस्तों, GSTR 1A क्यों आया, उसमें क्या अमेंडमेंट हो गया? GSTR 1 हम आराम से भर रहे हैं, अपनी सेल्स डिक्लेयर कर दे रहे हैं, और 11 तारीख तक हमारा लास्ट डेट होता है, उस तक हम कर दे रहे थे, और आराम से 20 तारीख तक हम जो है 3B भर दे रहे थे। तो प्रॉब्लम कहां आ रही थी
प्रॉब्लम वहां आ रही थी कि अगर आपने गलती से कोई इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, कोई फिगर गलत डाल दी, आपसे 1-2 जीरो ज्यादा लग गए, आपकी तो सेल्स डिक्लेयर हो गई और उस पर आपको जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, भले ही वो मिस्टेक है। अब उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आपको तो 3B भरना है 30 तारीख को, अगले महीने तक वेट नहीं कर सकते हो। जबकि GSTR 1 आप एक बार भरने के बाद रिवाइज नहीं कर सकते थे 3B भरने के बाद। तो अब कहां प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि गवर्नमेंट ने, जीएसटी ने आपको एक GSTR 1A का ऑप्शन दे दिया। GSTR 1A का ऑप्शन एप्लीकेबल होगा जब आप GSTR 1 भर चुके होंगे। अब आपने GSTR 1 भर दिया, एक एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं, उसमें आपने 10,000 का एक इनवॉइस था, उस पर 18% के हिसाब से 1800 रुपए आपने उस पर टैक्स भी दे दिया, 11,800 रुपए का आपने टोटल वैल्यू का इनवॉइस भर दिया। लेकिन गलती से आपने 10,000 की जगह 1 जीरो बढ़ा दिया और वो 1 लाख रुपए हो गया। जीएसटी तो आपकी कुल 1800 रुपए थी, तो क्या आप 18,000 भरेंगे? नहीं भरेंगे। लेकिन अगर पहले जो व्यवस्थाएं थी वो ऐसी ही थी कि आपको भरना पड़ता था और फिर अगले 3B के टाइम पर GSTR 1 के अगले महीने के GSTR 1 के टाइम पर उसको पेमेंट करना होता था। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और परेशानी को खत्म करने के लिए GSTR 1A को लाया गया है। GSTR 1A आपको सुविधा प्रदान करता है कि अगर आपने GSTR 1 में सेल्स डिक्लेयर करते समय कोई गलती कर दी है, B2B में या B2C में जो भी है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। चलते हैं 1 बाय 1 पॉइंट हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है द गवर्नमेंट ऑफ वाइड नोटिफिकेशन नंबर 12 2024 सेंट्रल टैक्स डेटेड 10/7/2024 हैज इंट्रोड्यूस्ड form GSTR 1A which is an optional form facility. This has been provided to the taxpayer to add or amend particulars of supply of the current tax period which was missed out or was wrongly reported in form GSTR 1 of the said tax period before filing of the GSTR 3B return of the said tax period. Before filing GSTR 3B or after filing GSTR 1. तो दोस्तों GSTR 1 की लास्ट डेट है 11, GSTR 3B की लास्ट डेट है 20th। तो इसका जो पीरियड हुआ GSTR 1A का 11th या 11th के बाद और 20 या 20 के पहले सब्सिक्वेंट मंथ के, ये डेट पर आप GSTR 1A भर सकते हैं। GSTR 1A किसके लिए भरना सकते हैं? अगर आपने कोई सेल्स इनवॉइस गलत भर दिया है उसको सही कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सेल्स इनवॉइस आपसे चूक गया तो उसको भी आप ले सकते हैं, या कोई गलत इनवॉइस डल गया तो उसको डिलीट कर सकते हैं या उसका क्रेडिट नोट दे सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या है? फॉर्म GSTR 1A would be available to all the taxpayer from August 2024, though which details furnished in form GSTR 01 for the month of July 2024 can be amended. Thus, silent features of form GSTR 1A are as follows. तो ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये बोल रहे हैं कि GSTR 1A आपको जो एप्लीकेबल जुलाई के, जब आप रिटर्न अगस्त में आप भर रहे होंगे, भर चुके हैं, तो 3B भी भर चुका है और GSTR 1A भी भर चुका है, तो इसका बेनिफिट लोगों ने GSTR 1A में लिया इस बार। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं आपको, एट द रिसिपेंट एंड द ITC फॉर द सप्लाईज डिक्लेयर्ड और amended by the supplier through form GSTR 1A will be available to the recipient in form GSTR 2B generated for the next tax period. तो अब GSTR 1A भरने का टाइम क्या है? GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में जो टाइम मिलता है उस बीच में भरना है आपको। अब इसमें जो ITC का प्रॉब्लम आ रहा है, आपने मान लीजिए कोई इनवॉइस मिस कर दिया था, अब आपने GSTR 1A में उसको ले लिया, तो क्या आपको उस C3 पार्टी को आपके इसका ITC मिल जाएगा? आपके सेल्स पर के नहीं मिलेगा। तो उस ITC के लिए ये रूल बना है, recipient and the ITC for the supplier declares or amended by the supplier through form GSTR 1A will be available to the applicant in form GSTR 2B generated for the next tax period. जो नेक्स्ट टैक्स पीरियड होगा, जैसे 2A था 2B था, उसी में अगले पीरियड पर आपको इसका ITC मिलेगा। हालांकि सेल्स आपकी डिक्लेयर हो जाएगी इस पीरियड में। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, फॉर द टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म GSTR 1 ऑन मंथली बेसिस। अब यहां पर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, क्योंकि कई लोग क्वार्टरली GSTR भरते हैं और कई लोग मंथली बेसिस पर भरते हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पर इसका असर क्या होगा और मंथली बेसिस पर इसका असर क्या होगा, आइए समझते हैं।
पॉइंट 4 बोलता है फॉर द टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म GSTR1 ऑन मंथली बेसिस, फॉर्म GSTR1A will be available on the portal every month from the due date of filing of form GSTR1। यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। हर महीने भरने वाले जो एप्लीकेंट हैं, जो ट्रेडर हैं, जो व्यापारी हैं, वो 11 तारीख तक अपना GSTR1 भर देते हैं, अपनी सेल्फ डिक्लेयर कर देते हैं। 11 तारीख के बाद उनको ये पता चला कि हमने कोई सेल्स एडवाइस मिस कर दिया है या गलत भर गया है, हमें नया एडवाइस डालना है या हमें कोई अमेंडमेंट करना है किसी एडवाइस में, तो 11 तारीख के बाद या GSTR1 भरने के तुरंत बाद से उनको GSTR1A पॉपुलेट होने लगेगा। उसके बाद वो वहाँ पर अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट करने के बाद अपने करेक्ट तारीख को GSTR3B भर देंगे। तो जो आपने अमेंडेड फॉर्म भरा है उसका जो इम्पैक्ट आएगा, GSTR1A का जो इम्पैक्ट आएगा रिसिपेंट की साइड पर, वो अगले महीने के 2B में आएगा, इस महीने के उसमें नहीं आएगा। चलते हैं अगला पॉइंट समझते हैं। तो बी पॉइंट क्या बोलता है? फ्रॉम द लायबिलिटी परस्पेक्टिव द नेट इम्पैक्ट of particulars declared or amended through form GSTR1A along with the particular declared in form GSTR1 shall be auto-populated in form GSTR3B for the same tax period as that of form GSTR1। लायबिलिटी अभी आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का वो देखिए किस तरीके से करते हैं। जहां पर आपकी मतलब लेना है वहां पर उसी महीने में पॉपुलेट कर देंगे, जहां पर देना है तो अगले महीने में देंगे। सो इट्स द गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच की कहानी। लेकिन समझने वाली बात है कि जब हमें आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है रिसिपेंट के एंड पर, तो हमें अगले महीने में जाकर के मिल रहा है, और जब लायबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो उसी महीने में पॉपुलेट हो जाएगा। पढ़िए पॉइंट बी, फ्रॉम द लायबिलिटी पर्सपेक्टिव द नेट इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकुलर डिक्लेयर्ड और अमेंडेड थ्रू form GSTR1A along with the particular declared in form GSTR1 shall be auto-populated in form GSTR3B for the same tax period। तो GSTR1 और GSTR1A दोनों का जो इम्पैक्ट है वो GSTR3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट बोलता है फॉर द QRMP टैक्स पेयर हु फाइल फॉर्म GSTR1 ऑन क्वार्टरली बेसिस, जो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फॉर्म GSTR1A shall be available quarterly after actual filing of form GSTR1 क्वार्टरली। जो क्वार्टरली GSTR1 फाइल करते हैं तो जैसे GSTR1 फाइल किया तो वो आगे उसका GSTR1A उनको शो होने लगेगा। और द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 क्वार्टरली whichever is later and will be available till the actual filing of form GSTR3B of the same tax period। सो जो क्वार्टरली भरते हैं, जिस डेट में उन्होंने GSTR1 भरा उसके बाद से वो पॉपुलेट होने लगेगा टिल GSTR3B की डेट, मतलब 20 तारीख। अगर मान लिया आपने 5 तारीख में GSTR1 भर दिया तो उस महीने की 20 तारीख तक आप GSTR1A भर सकते हैं, वो पॉपुलेटेड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द सप्लाईज रिपोर्टेड इन द फॉर्म GSTR1 ऑफ द करंट टैक्स पीरियड इंक्लूडिंग दोज डिक्लेयर्ड इन IFF फॉर द फर्स्ट मंथ M1 एंड सेकेंड मंथ M2 ऑफ द क्वार्टर इफ एनी कैन बी अमेंडेड थ्रू करस्पॉन्डिंग क्वार्टरली GSTR1A। जो मंथ 1 और मंथ 2 में आपने जो डिक्लेयर करी थी उसको आप GSTR1A में क्वार्टरली में अमेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट में इशू कर सकते हैं। सी पॉइंट क्या बोलता है? फ्रॉम द लायबिलिटी पर्सपेक्टिव द नेट इम्पैक्ट ऑफ द पार्टिकुलर डिक्लेयर्ड इन GSTR1A क्वार्टरली अलोंग विद पार्टिकुलर फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR1 क्वार्टरली और दो IFF of month 1 or month 2 if filed shall auto populated in GSTR3B quarterly of the same tax period। So मंथली और क्वार्टरली के लिए ऑलमोस्ट सेम नियम है, बस वहां पर क्वार्टरली वर्ड चल रहा है, यहाँ पर मंथली चल रहा है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इन केस वेयर चेंज इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन GST ऑफ रिसिपेंट फॉर सप्लाई। यस, दिस पॉइंट इज रियली लिटिल बिट पैनिक और वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बोलता है इन केस वेयर चेंज इज रिक्वायर्ड टू द मेड इन GST ऑफ ए रिसिपेंट फॉर सप्लाई रिपोर्टेड इन फॉर्म GSTR1 ऑफ ए टैक्स पीरियड द सेम कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू फॉर्म GSTR1 फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। जैसा पहले होता था उसी आधार पर इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज और बता दूं, प्रैक्टिकली ये यहाँ पर मेंशन नहीं है कि अगर आपने किसी पार्टी का GST नंबर गलत लिख दिया तो अब उस पार्टी को ITC मिल जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अगले टैक्स पीरियड तक के लिए हम क्या बैठे रहेंगे? इसमें आपको क्या करना है, उस पार्टी को जब आप अमेंडमेंट करें GSTR1A में तो अमेंडमेंट में उस पार्टी को आप क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए, तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर हो गया और करेक्ट GST फाइल करके आप बिल इंसर्ट कर दीजिए करेक्ट GST वाले क्लाइंट को।
तो क्या होगा, आपका बिल भी रेज हो गया, अमेंडमेंट के साथ रेज हो गया, करेक्ट पार्टी को हो गया, और आपको सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के लिए वेट भी नहीं करना पड़ा। तो ये सुविधा कैसी लगी दोस्तों, जीएसटीआर 1A का जो सुविधा प्रदान की है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, कैसी लगी? अगर आपको कहीं भी सुविधा मिल रही है और उसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल रही है, अपडेट मिल रहा है, तो हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसी वैल्यूएबल खबरें जानने के लिए, जीएसटी से रिलेटेड और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पर अच्छे अच्छे अपडेट्स टैक्स के बारे में मिलते रहे। दोस्तों, हम लोग तो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। हम चाहते हैं हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी अपडेटेड रहें, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपडेटेड रहें, और दुनिया अवेयर रहे क्या क्या चेंज हो रहा है कहाँ कहाँ पर, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, गवर्नमेंट को भी समय पर टैक्स मिले, और जो टैक्स पेयर है उनको भी कहीं पर डिफॉल्ट ना होने पाए, कोई परेशानी ना आए। तो ये था दोस्तों जीएसटीआर 1A का रिलेटेड टू रिटर्न। हम चलते हैं अगले एडवाइजरी की तरफ। अगली एडवाइजरी जो आई है, एडवाइजरी फॉर फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 IFF नोटिफिकेशन नंबर 38 2023 सेंट्रल टैक्स न्यू दिल्ली द 4th अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 को ये सेंट्रल टैक्स न्यू दिल्ली ने ये सर्कुलर लाया था, और ये जो एडवाइजरी आई है वो आई है अगस्त 23 2024 को, ऑलमोस्ट एक साल बाद, एक साल से कुछ ज्यादा। पहले क्या होता था दोस्तों, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेते थे तो आप जब उसका लॉगिन क्रेडेंशियल बनाते थे, फर्स्ट टाइम लॉगिन करते थे, तो वहां पर वो आपको एक पॉपअप आता था जिसमें ये लिखा होता था कि विदिन 45 डेज आपको अपना बैंक पेमेंट करना होगा, बैंक अपडेट करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उस चीज का इम्पैक्ट अब यहां पर क्या किया है, आइए समझते हैं इस एडवाइजरी में। पहला पॉइंट बोलता है, एज पर रूल 10A ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 notified by notification number 31 2019 dated 28/6/2019, a taxpayer is required to furnish details of a valid bank account within a period of 30 days from the date of grant of registration, or before furnishing the detail of outward supply of goods or service, or both, in Form GSTR 1 for using invoice furnishing facility IFF, whichever is earlier। बहुत गौर से और बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझना है। रूल 10A सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 के आधार पर यह नोटिफाइड किया गया कि टैक्स पेयर को इस बात की जरूरत है कि वो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले, कितना था दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, इस एडवाइजरी पहले 45 डेज का टाइम देता था, अभी आपको 30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन की डेट से अपना बैंक का रजिस्ट्रेशन, आई मीन टू से बैंक को इनकॉर्पोरेट कर लेना है जीएसटी पोर्टल पर, और बिफोर फर्निशिंग द जीएसटीआर 1 थ्रू IFF whichever is earlier। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई को होगा तो आपको जुलाई मंथ की सेल्स अगस्त मंथ में 11 तारीख तक डिक्लेयर करनी होगी। तो 11 तारीख के पहले या 11 तारीख तक आपने मान लीजिए 8 तारीख को डिक्लेयर कर दिया। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हुआ 30th जून को, 30th जून को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन की डेट से 30th जुलाई तक आपको अपना बैंक अपडेट कर लेना होगा जो जल्दी हो। तो अब यहाँ पर 30th जुलाई आ रही है और यहाँ पर 11th अगस्त आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उस पर आपको कार्रवाई करनी है। तो पहले क्या रहा 30 जुलाई, तो आपको 30 जुलाई के पहले अपना बैंक अपडेट कर लेना होगा पोर्टल में। दूसरा पॉइंट बोलता है, एडवाइजरी एंड वेरियस कम्युनिकेशंस हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड टाइम टू टाइम टू इन्फॉर्म द टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये जस्ट नॉर्मल बात बता रहे हैं कि इन्होंने एडवाइजरी के अलावा कई बार इन्होंने बताया है कि आप अपना बैंक अकाउंट जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय पर वैलिड बैंक अकाउंट अपडेट कर लें। तीसरा पॉइंट है, न्यू फॉर्म 1 सितंबर 2024 दिस रूल इज बीइंग इन्फोर्स्ड। ये रूल 1 सितंबर 2024 से लागू होने वाला है। Therefore, for the tax period August 2024 onward, the taxpayer will not be able to furnish GSTR 1 or IFF as the case may be without furnishing the details of a valid bank account in their registration details on GST portal। ये बहुत ही पैनिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट,
ये पॉइंट क्या बोलता है कि 1 सितंबर 2024 से ये रूल लागू हो जाएगा। रूल क्या है कि आपको 30 दिन के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन की डेट से या आपका GSTR1 भरने की डेट जो भी पहले हो, उस डेट पर आपको अपना बैंक अपडेट कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप GSTR1 नहीं भर पाएंगे, और GSTR ना भर पाने के कारण से आपके पास नॉन फाइलिंग ऑफ GSTR का चार्ज लगेगा, पेनल्टी लगेगी, और एक समय बाद आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाएगा। Therefore, all the taxpayers who have not yet furnished the details of a valid bank account details are hereby required to add their bank account information in their registration details by visiting Service Registration, Amendment of Registration, Non-Core Field tabs on GST portal, और वहां पर जाकर के अपना बैंक अपडेट कर दें। It is informed that in absence of a valid bank account details in GST registration, you will not be able to file GSTR1 or IFF as the case may be from August 2024 return period. So अब अगस्त आ गया है, सितंबर आने वाला है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ऑलमोस्ट अगस्त समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों होशियार हो जाइए, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन हो जाने के बावजूद भी अपना बैंक अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आप अपना GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे, और GSTR1 फाइल नहीं कर पाए तो आपका पेनल्टी लगना निश्चित है। सो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैंने एडवाइजरी आपको लाई है। अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है इसमें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों को जरूर भेजें। एक और एडवाइजरी रह गई है चलते चलते, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए हम वाइंड अप करेंगे। ये अमेंडमेंट, ये एडवाइजरी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एडवाइजरी इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंजेस इन GSTR8। अब ये GSTR8 क्या बोला है ये आपको बताते हैं, और इसमें क्या चेंजेस हुआ ये आपको बताते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सर्कुलर है ये 2 अगस्त को जारी हुआ है। प्लीज रेफर टू द GST काउंसिल डिसीजंस टू द इफेक्ट दैट TCS रेट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द करंट 1% टू 0.5%। पहले 1% TCS रेट हुआ करता था, अभी 0.5% हो गया। तो जैसे 1% में SGST और CGST 0.5 होते थे, अब 0.5 में SGST और CGST 0.25 हो जाएंगे। IGST सेम रहेगा। Thus, the following important aspects regarding the TCS are effective from the 10/7/2024 are to be noticed। 10 जुलाई 2024 के बाद से ये अमेंडमेंट होने के बाद क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है ये आपको जानना जरूरी है। तो क्या इंपॉर्टेंट हुआ है? पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 9 जुलाई 2024। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ओल्ड TCS रेट 1% विल बी कंटिन्यू टू अप्लाई, क्योंकि 10 जुलाई से लागू हो रहा है तो 9 जुलाई तक ये एज इट इज लागू होगा। टैक्सपेयर आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट and report TCS at the rate for all transactions happened between these dates। इस डेट में कितने % TCS लगेगा? 1%। उसके बाद 10 जुलाई से ये 0.5% हो जाएगा। From 10 जुलाई 2024 onward, revised TCS rate 0.5% will come into the effect from 10 July 2024। Taxpayer must ensure their system and process are updated to reflect this new rate for all the transactions happened from 10 July onward। Further, as few taxpayers have reported validation error while filing GSTR8 for the month of July 2024, it is informed that GSTN team is working on the change announced by GST Council in respect of GSTR8. It is expected to be complete in next couple of days, and the users would be able to file return from 6th August 2024 midnight onward। Any inconvenience caused in the regard is regretted। तो कुछ प्रॉब्लम्स आई GSTR8 भरने में, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो रहा था। तो अभी जब मैं ये वीडियो शुरुआत कर रहा था तो इसी टाइप की प्रॉब्लम जब अमेंडमेंट होते हैं तो पोर्टल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हुए, प्रॉब्लम आ गई, हमने उसका सोल्यूशन आपको दिया एडवाइजरी के थ्रू, GST ने आपको सोल्यूशन दिया, हमने आप तक पहुंचाया। तो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो अभी अमेंडमेंट बचा है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एडवाइजरी आई है ये एडवाइजरी है कि RCM की लायबिलिटी और ITC स्टेटमेंट के बारे में बताता है। RCM क्या होता है दोस्तों? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। ITC जब मिलती है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर भी मिलती है और नॉर्मल भी मिलती है। उसके बारे में क्या चीज इन्होंने ऐड किया, क्या चीज लेस किया, लेट्स नो बाय दिस एडवाइजरी। टू असिस्ट टैक्सपेयर्स इन करेक्टली रिपोर्टेड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ट्रांजैक्शन, अ न्यू स्टेटमेंट कार्ड RCM लायबिलिटी ITC स्टेटमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द GST पोर्टल। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं GST पोर्टल में RCM इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ये उसी के लिए जानकारी दे रहे हैं।
This statement will enhance accuracy and transparency for RCM transactions by capturing the RCM liability shown in table 3.1D of GSTR 3B and corresponding ITC claim in table 4A2 and 4A3 of GSTR 3B for a return period. The statement will be applicable from tax period August 2024 onward for monthly files and from the quarter July to September 2020 period for quarterly files. Reporting of opening balance in RCM ITC statement. RCM ITC opening balance can be reported by following below navigation. लॉगिन करिए, रिपोर्ट RCM ITC ओपनिंग बैलेंस और सर्विस पर क्लिक करिए, लेजर पर जाइए, RCM लायबिलिटी ITC स्टेटमेंट, उसके बाद रिपोर्ट पर जाइए, RCM ITC ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए. In case the taxpayers have already paid excess RCM liability by declaring the same in table 3.1D of the GSTR 3B, however, he has not availed corresponding ITC through table 4A2 or 4A3 of GSTR 3B due to any reason. In such case, taxpayers need to file positive value of such excess paid liability as RCM ITC as opening balance in RCM statement. In case the taxpayer have already availed excess RCM ITC through table in table 4A2 or 4A3 GSTR 3B, however, he has not paid corresponding liability by declaring the same in table 3.1D or GSTR 3B. In such case, taxpayer will be needed to fill a negative value of such excess claimed ITC as RCM as opening balance. So कहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू डालनी है आपको आईटीसी की, कहाँ पर नेगेटिव वैल्यू डालनी है, इस पॉइंट के लिए आपको ये एडवाइजरी पढ़ना है. ये सभी एडवाइजरी जीएसटी के पोर्टल पर आपको मिल जाएंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. हमने आपको सेव करने के लिए इनको प्रिंट सेव करके आपके सामने प्रस्तुत किया है. आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं, जीएसटी पोर्टल पर ये सभी एडवाइजरी मिल जाएंगी. जहां समझ में ना आए हमारा वीडियो देख लीजिएगा, जहां समझ में आ जाए तो आगे बढ़ जाइएगा. तो दोस्तों ये सभी एडवाइजरी हमने आज कवर करी. कुछ एफएक्यू भी हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. डिटेल्ड मैनुअल एंड एफएक्यू जारी किया है जीएसटीआर 1A से रिलेटेड. जीएसटीआर 1A हमने डिक्लेयर कर लिया, सब कुछ समझ में आ गया. उसके बावजूद भी कुछ एफएक्यू हैं जो उन्होंने जारी किया है ताकि आपके मन में कोई संदेह ना रहे. तो ये 1 अगस्त 2024 को जारी किए थे उन्होंने. As per the directions of the government, by notification number so and so have been made available to the taxpayer from July to 2024. Tax period GSTR 1A is an optional facility to add, amend or rectify any particular OPE supply reported missed in the current tax period GSTR 1 before filing of GSTR 3B return of the tax period. So 1A के बारे में हम जान चुके हैं, चलते हैं FAQ की तरफ. So दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब ये FAQ आगे हैं. FAQ on GSTR 1A. What is Form GSTR 1A? Who is required to file Form GSTR 1A? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. FAQ में बताया गया GSTR 1A nothing but the supplement form for the GSTR 1. GSTR 1 में अगर आपकी कोई कमी पेशी रह गई है, उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, नया बिल डालने के लिए, कोई मिस आउट हो गया उसको डालने के लिए, करेक्शन करने के लिए जो फॉर्म बनाया गया वो GSTR 1A बनाया गया. ये कब से लागू हो जाएगा? ये लागू हो जाएगा आप जिस दिन अपना GSTR 1A फाइल कर देंगे IFF के थ्रू, उस दिन से आपको ये पॉपअप दिखने लगेगा. ये कब तक चलेगा? ये चलेगा GSTR 3B फाइल होने तक. When GSTR IA will be available for filing, जैसे बता ही चुका हूँ आपको. GSTR 1A will be open for the monthly filer from the letter of the following 2 dates till the actual filing of GSTR 3B the same tax period. Due date of filing GSTR 1 11th of the following month or date of actual filing. कहने का मतलब which ever is earlier. मान लीजिए ड्यू डेट 11th है, आपने 7 को ही भर दिया, जब अपना सेल्स डिक्लेयर कर लिया तो 7 तारीख पहले माना जाएगा. 7 तारीख के बाद से आपको GSTR 1A पॉपुलेट हो जाएगा. GSTR 1A will be open for the quarterly filers. सेम क्वार्टरली फाइल करने के बाद जो आएगा इसका भी हम डिटेल में बता देते हैं आपको. GSTR 1A will be open for quarterly filer from the later of the following 2 dates till the filing of GSTR 3B the same tax period quarter. Due date of filing of GSTR 13th of the month following the end of quarter. और डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग मान लीजिए 13th लास्ट डेट थी, क्वार्टर मंथली वालों को 11th है, क्वार्टरली वालों को 13th है, तो 13th के पहले जिस डेट को भी आपने GSTR 1 फाइल कर दिया तो उसके बाद से आपको GSTR 1A फाइल करने की फैसिलिटी मिल जाएगी. कब तक मिलेगी? GSTR 3B फाइल होने के डेट तक. What is the due date for filing Form GSTR 1A? There is no due date for filing of GSTR 1A. It can be filed till the filing of GSTR 3B of the same tax period. Can I file Form GSTR 1A after filing Form GSTR 3B? No. GSTR 1A is applicable from the date of GSTR 1 till the date of GSTR 3B. एक बार GSTR 3B फाइल हो गया तो आपका GSTR 1A का जो ऑप्शन था वो आपसे छिन गया.
क्लियर? इट इज कंपल्सरी टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 1A? नो, जीएसटीआर 1A इज ऑप्शनल। अगर आपने कोई गलती करी है तो ही फाइल करोगे ना, अगर कोई गलती करी नहीं तो क्यों फाइल करना है? सो इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगला क्वेश्चन है, कैन निल फॉर्म जीएसटीआर 1A बी फाइल्ड? नो, फाइलिंग ऑफ निल जीएसटीआर 1A इज नॉट अवेलेबल। अरे भाई, जब निल रिटर्न आपको फाइल करना है, जीएसटीआर 1 निल फाइल करना है, तो उसमें अमेंडमेंट क्या करना है? तो निल को फाइल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने निल फाइल कर दिया गलती से और उसके बाद पता चला कोई इनवॉइस है, तो आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, 1A फाइल कर सकते हैं। कैन आई अमेंड द रिकॉर्ड्स रिपोर्टेड in earlier GSTR 1 in current GSTR 1A? No, GSTR 1A allow to amend the record filed in the GSTR 1 of current tax period only. The records reported in the earlier GSTR 1 can be amended in any subsequent GSTR 1 subject to the time limit specified in the law. Can I file the form GST3B if I save some records in form GSTR 1A but did not file form GSTR 1A? In case a taxpayer saved any record in a form GSTR 1A but did not file the same before filing the GSTR 3B, then he would face error at the time of filing of GSTR 3B. System will not allow to file GSTR 3B. Therefore, he would require to either delete the saved records in GSTR 1A or reset form GSTR 1A for file GSTR 1A before filing GSTR 3B. कहने का मतलब GSTR 3B फाइल तभी होगा जब आप GSTR 1A फाइल कर दोगे, और अगर GSTR 1A फाइल आपने फाइल किया ही नहीं है तो GSTR 3B फाइल हो जाएगा। GSTR 1A फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं, कैन आई ऐड द डिटेल्स ऑफ अ डेबिट नोट क्रेडिट नोट इन फॉर्म GSTR 1A? मैंने अभी अपने पिछले पॉइंट में बताया था कि उससे एडवाइजरी में तो ये चीज नहीं की हुई थी, लेकिन दैट इज द प्रैक्टिकल। अगर आपने किसी का GST भूल गए या गलत नंबर डाल दिया किसी का GST का, तो अब जिस बंदे का GST डाला है वो आईटीसी लेने के लिए एंटाइटल्ड हो गया, तो क्या आप उसको गलत आईटीसी लेने दोगे? तो आप अमेंड करोगे। अमेंड में आप GSTR 1A में आप GST चेंज नहीं कर सकते हो। फिर क्या करोगे? फिर आप करोगे कि उस पार्टी को जिसका GST नंबर गलती से डल गया था उसको क्रेडिट नेट इशू करोगे, उसका इफेक्ट नल एंड वाइट कर दोगे, फिर आप नया बिल इंसर्ट करोगे करेक्ट GST के साथ। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि यू कैन ऐड डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट इन GSTR 1A ड्यू टू दैट प्रॉब्लम। कैन रिसिपेंट GST बी अमेंडेड इन GSTR 1A? नो, अभी जैसा बताया कि GSTR 1A में GST चेंज नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको क्रेडिट नोट बनाने की फैसिलिटी दी गई है, तो उसको चेंज करने की जरूरत ही, नया डाल सकते हो आप। So GST of the recipient cannot be amended through GSTR 1A. Same can be done only through GSTR 1 of the following tax period. लास्ट क्वेश्चन बचा है, कैन रिसिपेंट GST बी अमेंड? हो गया ये। आई हैव ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1. कैन आई ऐड और अमेंड डिटेल्स ऑफ एनी रिकॉर्ड furnished through IFF for the month 1 or month 2 in GSTR 1A? Yes, any record furnished for the month of M1 or M2 through IFF can be amended in GSTR 1A of the same tax period, which will be available to the taxpayer after filing GSTR 1 for the quarter. Can the filed GSTR 1A amended again if the GSTR 3B is not filed? GSTR 1A can be filed only once for a particular tax period, even if GSTR 3B is not filed. एक बार आपने GSTR 1A फाइल कर दिया, ये ऑलरेडी अमेंडमेंट के लिए बना था, अब उसको भी फिर अमेंडमेंट करोगे तो ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये थे सभी टैक्स अमेंडमेंट FAQ। हमने आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी एडवाइजरी थी वो प्रोवाइड करी, उसके अलावा रिटर्न से रिलेटेड जो एडवाइजरी थी वो प्रोवाइड करी, और जो इनसे रिलेटेड संदेह थे FAQ थे वो सब आपको क्लैरिटी के साथ बताए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी क्वेरी, हम उसका जवाब देंगे। और इसी तरीके के ये वीडियो देखते रहने के लिए, अपडेट्स रहने के लिए आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।